नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। दिल्ली के आम आदमी ने कह दिया कि उसे आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, उसे आम आदमी पार्टी का नेता भी नहीं चाहिए। जिस तरह अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर ही हार गए, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल का भविष्य क्या है। आने वाले दिनों में केजरीवाल करेंगे क्या? अभी तो हार के बाद उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली की जनता के सुख दुख में हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन ये तो ऐसी बातें हैं जो कही जाती हैं ताकि ये लगे कि देखो, हारने के बाद भी नेता हमारे बीच में ही है, वो अब भी हमारे बीच का ही है। लेकिन सवाल केजरीवाल के राजनीतिक करियर का है, उनके राजनीतिक भविष्य का है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल आपके नेता के रूप में बिना पद लिए पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, जैसा कि कुछ आपके नेता कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ये आपदा एक अवसर है, या फिर केजरीवाल पार्टी का नेतृत्व भी छोड़कर बिल्कुल जमीनी स्तर से काम शुरू करेंगे, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पराजित होने के बाद राहुल गांधी ने किया था, सब कुछ छोड़ दो वाले अंदाज में। या केजरीवाल विधानसभा में ही जाना चाहेंगे ताकि विपक्ष का नेता बन सके और इसलिए किसी विधायक से इस्तीफा दिलवाएंगे और उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, खासकर ऐसी किसी सीट से जो अब भी उनके लिए सुरक्षित हो। या फिर इसी हार के बहाने वो प्रदेश की राजनीति से मुक्ति पाकर राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री का रास्ता देख रहे हो, यानी अपने किसी राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिलवाकर राज्यसभा में जाएंगे। ये चारों विकल्प केजरीवाल के पास हैं। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल के नेतृत्व को आम आदमी पार्टी में कोई चुनौती दे पाएगा। दरअसल 12 सालों में केजरीवाल ने पार्टी को लोकतांत्रिक स्वरूप दिया ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने 2015 में जिस दिल्ली में 67 सीटें जीती थी, उसी दिन से वो केजरीवाल की, केजरीवाल के लिए और केजरीवाल के द्वारा बनी पार्टी बनकर रह गई। आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। उस झाड़ू में कौन तिनका रहेगा और कौन सा तिनका बिखर जाएगा, ये केजरीवाल की इच्छा और रणनीति पर निर्भर करता है। तभी तो शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी बनाने में जिन लोगों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, उन सारे लोगों को केजरीवाल ने अपने झाड़ू के तिनकों की तरह बिखेर दिया। ये दूसरी बात है कि 10 साल में दिल्ली की जनता ने उस झाड़ू पर ही अपनी नाराजगी की झाड़ू फेर दी। जिस केजरीवाल को लगता था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे कभी दूर नहीं होगी, वो विधायकी का चुनाव भी हार गए। इसलिए सवाल है कि केजरीवाल आगे करेंगे क्या? क्या केजरीवाल राज्यसभा में जाना चाहेंगे? चाह सकते हैं और सब कुछ माकूल रहा तो जा भी सकते हैं, लेकिन चाहने और जाने में थोड़ी दूरी है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में भेजने की क्षमता या तो पंजाब में है या एक सीट पर दिल्ली में, लेकिन इन दोनों राज्यों में राज्यसभा के चुनाव इस वक्त होने वाले नहीं हैं। दोनों राज्यों में इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं। इनमें दिल्ली से संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल हैं। वहीं पंजाब से 7 हैं, जिनमें अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी शामिल हैं। यानी केजरीवाल अगर राज्यसभा में जाना चाहेंगे तो इन 10 सांसदों में से किसी एक को इस्तीफा देना होगा। ये कुर्बानी कौन देगा? जब केजरीवाल की तूती बोलती थी तो 62 विधायकों के साथ वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पंजाब में सरकार बना चुके थे, जिसे चाहते उसे राज्यसभा में भेज देते थे। उसी कड़ी में स्वाति मालीवाल को भी राज्यसभा में भेज दिया। इससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी बनाई गई थी। लेकिन जब केजरीवाल मनीष सिसोदिया के लिए जेल जाने की नौबत आई तो केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वकील बनाया। वो सिंघवी को फीस के तौर पर राज्यसभा की मेंबरी देना चाहते थे। केजरीवाल चाहते थे कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा से इस्तीफा दे दे ताकि उसी सीट पर वो सिंघवी को राज्यसभा भेज सकें। स्वाति ने ऐसा हरगिज नहीं किया, बल्कि दोनों के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास में, यानी कि केजरीवाल के घर में, केजरीवाल के पीए विभव ने उसके साथ मारपीट की। उस सिलसिले में विभव को जेल तक जाना पड़ा। वो कहानी फिर कभी। अभी तो सवाल है कि जब केजरीवाल की तूती बोलती थी तब तो उनके कहने पर स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। आज जब वो अपने राजनीतिक करियर के सबसे कमजोर दौर में खड़े हैं, तब उनका क्या होगा? संजय सिंह राज्यसभा में आपका सबसे बड़ा चेहरा है। वो खुद कानूनी पचड़ों में फंसे हैं, जेल होकर भी आए हैं। राज्यसभा की सदस्यता उनके लिए एक संवैधानिक संरक्षण भी है।
ऐसे में क्या वो केजरीवाल के लिए अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? पहली कुर्बानी केजरीवाल संजय सिंह से मांगेंगे ही नहीं, और फिर अगर मांगे तो शायद अपने लिए रक्षा कवच बनी राज्यसभा सदस्यता संजय सिंह छोड़े भी नहीं। दूसरे सदस्य दिल्ली में नारायण दास गुप्ता हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के बड़े नाम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनका अलग कारोबार है। तो सवाल है कि क्या वो केजरीवाल के लिए अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? और फिर ये भी सवाल है कि आपके सारे रुपए पैसे का खेल जानने वाले गुप्ता जी को केजरीवाल छेड़ पाएंगे या नहीं? अब पंजाब की तरफ चले तो राघव चड्ढा और हरभजन सिंह जैसे लोग तो पहले से ही माना जाता है कि वो केजरीवाल के बस में है ही नहीं। अब सवाल है कि जब दिल्ली में ही केजरीवाल के लिए जगह नहीं मिली तो वहां कैसे मिलेगी? केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि अभी वो दिल्ली में अपने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर में रहते हैं। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, लेकिन मित्तल को भी उम्मीद रही होगी कि केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे और अपने शीश महल में लौट जाएंगे। लेकिन केजरीवाल का बुरा हाल देख वो भी धक से रह गए होंगे कि शायद अपने बंगले में आराम से रहने का सुख उन्हें ना मिले। लेकिन क्या वो केजरीवाल के लिए अपनी राज्यसभा मेंबरी छोड़ सकते हैं? ये एक जटिल सवाल है जिसका उत्तर हाँ या ना में तत्काल देना बहुत मुश्किल है। केजरीवाल अपने दूसरे कार्यकाल में 2 कारणों से सबसे ज्यादा सुर्खियों, विवादों और बदनामियों में रहे। एक तो शराब घोटाले से और दूसरा शीश महल से। अब यहाँ दोनों ही कारण उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। शीश महल के कारण उनकी छवि पर सवाल उठा, उनकी साख पर चोट लगी, लेकिन अब तक उसमें केजरीवाल रहते थे, कोई दूसरा नहीं, इसलिए अंदर का राज बाहर नहीं आया। अब आ सकता है। इससे छवि और ज्यादा बिगड़ने का खतरा बना रहेगा। लेकिन केजरीवाल के लिए अपनी छवि से ज्यादा अभी कानूनी पचड़ों से बचने और लुटियंस जोन में एक घर की जरूरत है। वो 10 साल में बंगले में रहने के आदी हो चुके हैं, इसलिए फिर से 4 कमरे के फ्लैट में वो रहने चले जाएंगे, ऐसे आसार नहीं दिखते। अभी वो कुछ समय से मित्तल के बंगले में रह रहे थे, लेकिन आगे उनका ऐसे रहना मुश्किल पैदा करेगा और अपने नाम पर कोई बंगला चाहिए तो इसके लिए कम से कम राज्यसभा में तो आना ही पड़ेगा। दूसरा सवाल ज्यादा गंभीर है। केजरीवाल के खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजे वाले दिन ही ये कह दिया था कि विधानसभा की पहली बैठक में ही सीएजी की रिपोर्ट आएगी और जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनसे सब वसूला जाएगा। केजरीवाल इस बयान में अपने लिए छुपे खतरे को साफ साफ पढ़ चुके होंगे। इस बीच उपराज्यपाल ने जिस तरह से दिल्ली सचिवालय को सील करवा दिया, उससे साफ है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो सचिवालय से कोई भी अहम फाइल अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसमें पार्टी फंड और चंदे में भ्रष्टाचार का आरोप उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, खासकर विदेशी फंडिंग। उसी तरह दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगा तो उसकी फाइलें भी काफी अहम हो जाती हैं। साथ ही मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा स्वास्थ्य के कामों में भी घोटालों के आरोप लगे, जिसकी फाइलें अब सचिवालय में सील हैं। ये ठीक है कि राज्यसभा का सदस्य होने से उनकी मुश्किलें बहुत कम तो नहीं होंगी, लेकिन एक संवैधानिक संरक्षण जरूर रहेगा। अगर केजरीवाल राज्यसभा में नहीं जा पाते हैं तो क्या विधानसभा ही जाने की कोशिश कर सकते हैं? इसके लिए उन्हें अपने 22 विधायकों में से किसी से इस्तीफा लेकर वहां चुनाव करवाना होगा और फिर जीतकर विधानसभा में जाना होगा। हालांकि ये भी आसान नहीं है। इस चुनाव से केजरीवाल का एक बाल टूटा है। वो पहले वाली बात नहीं रही कि विधायक इनके एक इशारे के मोहताज हुआ करते थे। अब तो शायद कोई विधायक जल्दी तैयार भी ना हो, और अगर हो गया तो चुनाव में दोबारा जीत जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? जीत गए तो विधायक बन जाएंगे, लेकिन दोबारा हार गए और वो भी 6 महीने के भीतर, तो केजरीवाल की सियासी मिट्टी पलीद हो जाएगी। केजरीवाल के सामने एक खतरा एमसीडी में भी अपने वर्चस्व को बचाए रखने का है। अगर कहीं एमसीडी के पार्षदों में तोड़फोड़ हुई तो केजरीवाल के लिए दिल्ली में राजकाज चलाने वाला आखिरी छोर भी खत्म हो जाएगा। और उसी तरह जिस पंजाब में बहुत शानदार जीत हासिल की, वहां भी पार्टी पर केजरीवाल की पकड़ कमजोर हो सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि केजरीवाल की अपराजय वाली छवि को दिल्ली के चुनाव नतीजों ने तोड़ दिया है। इसलिए आज केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। वो चुनौती बीजेपी के बेहद ताकतवर होने से और बढ़ जाती है। बीजेपी पूरे देश में अपना वर्चस्व चाहती है। बीजेपी चुनाव जीतना जानती है, फिर इस जीत को कायम रखना भी जानती है। लेकिन केजरीवाल दिल्ली में ही पार्टी को नहीं बचा पाए। खास बात ये रही कि पिछले कुछ समय से केजरीवाल वही राजनीति कर रहे थे जो बीजेपी की राजनीति रही है, हिंदुत्व की राजनीति। संभव है कि उनकी रणनीति ये रही हो कि बीजेपी के हिंदुओं के वोट में सेंध लगाओ, मुसलमान तो झक मारकर उनको ही वोट देंगे। इसलिए केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता वोट वाले दिन हरि भजन कर रहे थे।
केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, सौरव सभी मंदिरों में मत्था टेक रहे थे। ये सब उसी दिन हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। लेकिन हिंदुओं के लिए मोदी और योगी से बड़ा कोई नेता तो दूर, उनके पास भी कोई फटकने वाला नहीं दिखता। फिर भी केजरीवाल के लिए राहत इस बात की रही कि ये जानते हुए भी कि केजरीवाल मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और दलितों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, फिर भी उन्हें दलितों और मुसलमानों का वोट मिला। केजरीवाल ने राज्यसभा में 10 लोगों को भेजा, लेकिन दलित या मुसलमान एक भी नहीं है, जबकि अपनी कुर्सी के पीछे वो बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लगाते हैं। इस पाखंड को दूसरे वोटरों ने तो भांप लिया, लेकिन दलितों और मुसलमानों ने फिर भी केजरीवाल को ही वोट दिया। इसका सबूत ये है कि जिन 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती, उनमें से 8 दलित और 6 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। यानी 22 में से 14 सीटों पर आपकी जीत में दलित या मुसलमान वोटों ने अहम भूमिका निभाई। ये भी तब हुआ जब राहुल गांधी संविधान लहरा रहे थे और ओवैसी ने 2-2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। दरअसल केजरीवाल की पूरी राजनीति कैमरे पर आधारित थी। वो दिल्ली की राजनीति करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए देश भर की सबसे ज्यादा निगाहें दिल्ली पर ही टिकी होती हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को एक झटका दिया है कि सिर्फ कैमरों की चमक ही राजनीति की चमक नहीं है। सिर्फ अपने वाहवाही से ही बात नहीं बनने वाली है, सिर्फ रेवड़ी बांटने से ही काम नहीं चलेगा। केजरीवाल की राजनीति आज मोहभंग के एक मुहाने पर खड़ी है। लोगों का केजरीवाल से मोहभंग इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो सपना दिखाया था वो पूरा नहीं हुआ। 10 साल पहले लोगों को लगता था कि एक पढ़ा लिखा नौजवान IIT से निकला, देश की टॉप सर्विस में शामिल रहा, उसके विचार, उसके आइडियाज दिल्ली की रंगत बदल देंगे, वो विकास के लिए कोई ठोस पहल करेगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सड़कों और बसों का हाल बुरा हो गया। लोगों को लगा कि ये नौजवान भ्रष्टाचार को मिटाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में खुद फंस गया। फिर परिवारवाद की झलक भी दिखी। जब केजरीवाल जेल गए तो जिस कुर्सी पर बैठकर वो राष्ट्र के नाम संदेश दिया करते थे, वहां से सुनीता केजरीवाल वो संदेश देने लगी। चुनाव में भी उनकी सक्रिय भूमिका बढ़ी। कहा जाता है कि पार्टी के अंदर कई अहम फैसलों पर सुनीता का सीधा प्रभाव होता है। ऐसे में केजरीवाल को देखकर लगा कि ये भी जल्दी ही वंशवाद की राजनीति की धारा में बह जाएंगे। केजरीवाल के सामने चुनौती पंजाब की है। ये सही है कि पंजाब में अभी आपकी सरकार है, ये भी सही है कि बीजेपी का वहां बहुत असर नहीं है, लेकिन अब बीजेपी वहां ज्यादा असर्ट कर सकती है। फिर कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है ये भी देखना होगा। बीजेपी आज की तारीख में पंजाब में दिल्ली जैसा प्रदर्शन तो नहीं दोहरा सकती, लेकिन 2 साल का वक्त राजनीति का मिजाज और फैसला बदलने के लिए काफी होता है। 2 साल पहले किसे लगता था कि दिल्ली से केजरीवाल की विदाई हो जाएगी, पार्टी छोड़िए वो खुद हार जाएंगे। फिर पंजाब में केजरीवाल को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से लड़ना है, क्योंकि वहां आज की तारीख में यही दिखता है कि आम आदमी पार्टी की गिरावट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कुल मिलाकर केजरीवाल आज अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर में हैं और यहाँ तक वो अपनी सियासी गाड़ी को खुद ही ड्राइव करके लाए हैं। झाड़ू अब भी उनके हाथों में है, लेकिन उससे वो सफाई करेंगे या झाड़ू के तिनके बिखेरेंगे, ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।